हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो डी ट्रिपल एस बी की हमारी PYQ सीरीज चल रही है ना, उसका सेट नंबर 4 लेकर आई हूँ। तो आज हम सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और साथ में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा मेरे साथ साथ, और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा क्या क्या आपका स्कोर रहा है। इसके अलावा आप लोगों को जो कंसेप्ट है, जो बीच बीच में सारे पूछे जा रहे हैं, मैं दूसरे वाले चैनल परीक्षा दर्पण पे करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को वो चैनल नहीं मिल रहा सर्च करने पे, तो आप लोग @ लिख के DSSB 098 लिख कर सर्च करिएगा, तो आपको परीक्षा दर्पण मिल जाएगा। नहीं तो मैं इस वीडियो के जो आपका कमेंट सेक्शन है ना, उसमें ही आज उसका लिंक मेंशन करवा दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लेना उस चैनल को। वहाँ पे भी मैंने NIS के जो कमिटीज़ है ना, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, तो उसको देख लेना आप लोग। और कोहलर की जो स्कीमा थ्योरी है ऑलरेडी, जिसमें से हर शिफ्ट में मैंने क्वेश्चंस देखा ही देखा है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन करके उसको भी अच्छे से कर लेना। एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों को वहाँ पे क्लियर करवा दूंगी, और कुछ बुक्स नेम भी बताने हैं सेकंड पार्ट के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस चैनल पे अपलोड करूँगी स्ट्रेटेजी वाली, तो आप लोग उस पर भी आके अच्छे से देख लेना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग अच्छे से करिएगा अपना, और साथ में ही सॉल्व करना। कुछ ना आए तो कमेंट करके बता देना, कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ। बेशक मैं हैंडल नहीं करती तो रिप्लाई भी पॉसिबल नहीं हो पाता मैं दूँ आप लोगों को, अदरवाइज वीडियो में ही मैं आप लोगों के जो भी रहता है मैं सॉल्यूशन है उसका बता देती हूँ। आप लोग वहाँ से देख कर देना कमेंट, मैं पढ़ लूँगी। अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन आप लोगों के साथ डिस्कस उसको कर लूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। फर्स्ट है आप लोगों का, सामाजिक विज्ञान के औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला है आपका, भारत में औपनिवेशिक काल ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास में बहुत योगदान दिया। तो ये सही है, क्योंकि जो हमारा भारत था वो क्या था, गुलाम था। वहाँ पे उपनिवेश बनाए थे ब्रिटिशों ने, हमें क्या कर लिया था, हमारे इंडिया को, भारत को अपना गुलाम बना लिया था। तो उन्होंने अपने टाइम पे ना सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यचर्या होती थी उसी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने उसको बढ़ावा भी दिया था इन चीज़ों को। सेकंड ऑप्शन है, अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत का इतिहास पहली बार लिखा। तो ये आप लोगों ने हिस्ट्री का अगर पढ़ा है, बुक पढ़ी है ना, तो जेम्स करके एक इतिहासकार थे जो, उन्होंने पहला भारत का इतिहास लिखा था। तो दोनों ही जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप लोगों का, द वैनिशिंग एडोलसेंट इज द वर्क ऑफ डैश, लुप्त किशोर का कार्य है। इसको कर्ट लेविन ने दिया है, एल एलिसन डेविस ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, या एडगर जेड फ्राइडेनबर्ग ने दिया है। तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं, जो कट लेविन थे उन्होंने क्या दिया था, सोशल साइकोलॉजी दी थी उन्होंने, और ग्रुप डायनेमिक्स का दे रखा है। इसके बाद जो एलिसन डेविस है, इन्होंने किस पर काम किया था, तो जो रेस होती है, रेस हो गई, क्लास वर्ग जिसे कहा जाता है हमारे, और जो इंटेलिजेंस बुद्धि होती है उस पर इन्होंने काम किया था, इंटेलिजेंस, इस पे इन्होंने काम किया था। एल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया था, ऑब्जर्वेशन वाली थ्योरी दी है, जिस इनकी थ्योरी का नाम क्या है, सोशल
लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन थ्योरी भी हम कहते हैं, तो सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दे रखी है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, ये आपका होगा एडगर जेड फ्रेंडबर्ग ने दिया है लुप्त किशोर का। इनकी जो ये ना आप लोगों की बुक है जो इन्होंने लिखी है, वैनिशिंग एडोलसेंट इनकी बुक का नेम है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे वो किए थे, खोज करी थी एडोलसेंट के ऊपर, और उस पे ही इन्होंने अपना बुक का नाम रखा था। इसके बाद इनकी एक और बुक है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो है, एक मिनट मैं इस पे बता देती हूँ। बुक का नाम इनका जो सेकंड वाला है, सेकंड बुक नेम है कमिंग, ये ओ है, एक कमिंग ऑफ एज इन अमेरिका। अमेरिका, और एक ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, द वैनिशिंग एडोलसेंट। ये दोनों इनकी बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके DSSB में PRT में बहुत पूछने के चांसेस है। नेक्स्ट पेपर जो आपका होगा इस बार, तो हो सकता है कि पूछा जाए। तो इसमें यही है, ये अमेरिका के थे। ये जो जेड एडगर जेड फ्रेंड थे, ये अमेरिका के थे। इनकी दोनों बुक्स मैंने आपको बता दी, कमिंग ऑफ एज इन अमेरिका और द वैनिशिंग एडोलसेंट। इन्होंने इस बुक में यही बताया है कि जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है ना, उसमें क्या होता जा रहा है, जो किशोर है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी आप की जो उनकी पहचान है उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। उनका मतलब खत्म सा होता जा रहा है कुछ, सब कुछ यहाँ पे। तो उस चीज को लेकर इन्होंने स्टडी करी थी, और वही बुक का नेम इसमें पूछा गया है। तो ये आप लोग इतना इन डेप्थ तो जाके नहीं कर सकते, तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 8 से 9 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं पेपर में जो हमको आंसर्स नहीं पता होते, तो हम स्किप करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर उनको अटेम्प्ट करते, चांस लेते, तो अगर गलत हुए तो क्या होगा, उसके साथ साथ हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उससे नंबर कम हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम स्किप करके चल सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखो आप लोग, द फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक आर फाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट। सेकंड है, द मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव सीम्स टू बी द मेजर कंसर्न ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। तो जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों की। इसमें क्या होता है, जब हमारी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है ना, तो उसमें जो हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, वो हमारे सामाजिक विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। एक लड़का बड़ा होता है ना, जब उसकी दाढ़ी मूछ आनी स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी एज में, तो वो क्या करता है, वो अपने बड़े होने की तरीके से बिहेवियर करने लगता है, जैसा उसको सोशली एक्सेप्ट करा जाए उस तरीके से वो बिहेवियर करने लगता है, उस तरीके से रेडी होके रहने लगता है। उसी तरीके से एक लड़की भी एक महिला की तरह, एक लेडी की तरह प्रॉपर रहने लगती है। जैसे उसको बिहेवियर एक्सेप्ट करना होता है सोशली, वो उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है सबके सामने। और जो लड़कियां होती है ना, उनमें तो आपने पढ़ा ही होगा बुलिमिया और एनोरेक्सिया, जो किशोर अवस्था में खाने से रिलेटेड, आहार संबंधित
न्यूट्रिशन रिलेटेड बीमारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों में ही पाई जाती है। तो ये लड़कियों में बहुत होता है कि वो पतला और आकर्षक दिखना चाहती हैं ताकि उनके तरफ जो उनके पेयर्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो। एडोलसेंट स्टार्ट होती है तो उसमें अट्रैक्शन पीरियड भी है, जिसकी वजह से वो इतना अपने फिजिकल आउटर लुक को लेकर टेंशन में रहती हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट दिखूं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों की। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रोमोटेड स्कूल गार्डन्स। निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यान को बढ़ावा दिया? मोंटेसरी ने, डेवे ने या रूसो ने? तो इसमें से जो ये तीनों ही है ना, इन्होंने स्कूल उद्यान को बढ़ावा दिया है। मोंटेसरी ने कहा है कि एक जो शिक्षक होता है ना, उसको बच्चों को एक माली की तरह देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, जिस तरीके से फूलों की करते हैं उस तरीके से बच्चों की करनी चाहिए। डेवे ने भी वही बात करी थी कि जो लोकतांत्रिक होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट है, बच्चों का वातावरण है, पूरी लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए जिसमें बच्चा फ्रीली होके घूम सके। जैसे एक बगीचे में कोई घूमता है, रहता है, उस तरीके से फ्रीली होके वो रह सके। रूसो ने कहा है कि बच्चों को एक 4 कमरों की दीवारों में पढ़ाने के से अच्छा क्या होता है, उनको नेचर में ले जाके, प्रकृति में ले जाके, प्रकृति के गोद में ले जाके उन्हें शिक्षित किया जाए, फ्री छोड़ा जाए ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके, हर चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सके। तो ये तीनों ही बिल्कुल स्कूल उद्यान को प्रमोट करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत माता की पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट वॉज पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट वॉज पेंटेड इन 1905 एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशंस। तो इसमें से देखो आप लोग। हजार 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया गया था। तो इसमें से सही वाला जो कथन है ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो आंसर होगा वो ओनली बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो थी ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाया था इसको, बल्कि इसको अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। एक मिनट। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस टाइम पे जो गवर्नर थे वहाँ पे लॉर्ड कर्जन थे। तो उनके अगेंस्ट में जब वहाँ पे ना स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में, ताकि बंगाल का विभाजन ना किया जाए। जो वहाँ पे ब्रिटिश लोगों के जो बनाए गए सामान थे उसको क्या करा था, सब लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना, बाइकआउट कर दिया था, मतलब बहिष्कृत करना शुरू कर दिया था। और स्वदेशी मूवमेंट वहाँ पे चलाया गया था ताकि बंगाल का विभाजन रोक दिया जाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कर ही दिया था। बाद में ये 1911 के आसपास दोबारा से बंगाल का विभाजन
क्या किया गया, एंडिंग कर दी गई और एक हो गया था सब कुछ। तो इसमें ऑप्शन 2 ही बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 6 है ये, मुझे लग रहा है क्वेश्चन के नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। योग का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न हो सकता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए कथन को संतुष्ट करता है? तो बिल्कुल सही है, जो योग का अर्थ होता है सबके लिए अलग होता है। अगर आपने योग वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, तो उसके में योग के बेनिफिट्स दे रखे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते, क्या प्रॉफिट होते, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर रखी है। तो किसी भी पर्सन के लिए, आपके लिए अलग हो सकता है कि आप पतले होने के लिए योग कर रहे हैं, या मैं फिट रहने के लिए योग कर रही हूँ। कोई दूसरा पर्सन होता है वो अपनी टेंशन को कम करने के लिए योग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है। इसमें स्टेटमेंट देखो, ये शरीर को बीमारी और विकारों से मुक्त रखने का तरीका है। हाँ, हो सकता है कोई पर्सन सोच रहा है बीमार है, तो वो क्या पता योग इसलिए कर रहा हो ताकि उसकी जो बीमारियां और विकार है वो दूर हो सके। इसमें ध्यान के माध्यम से विश्राम का अभ्यास शामिल है। बिल्कुल सही है। जब हम ध्यान लगाते तो क्या करते हैं, हम एक शांत माहौल में पीसफुली माइंड में अपना सारी चीज़ें करते हैं, ताकि हमारा हमारा मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होती हमें उस टाइम पे, रेस्ट मोड में हो जाते हैं हम। ये शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक तरीका है। तो तीनों जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद है 7, देखो खेलने से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है। हाउ प्ले हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। प्ले ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैनी थिंग्स। Playing also helps to develop memory and the ability to analyze, reason and thinking of alternative। तो जो दोनों स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। जो खेल होते हैं ना, प्ले होते हैं, वो बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। अगर उनको फ्रीली छोड़ दिया जाए प्ले के लिए, तो उनको बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नई-नई चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। उसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। उनकी मेमोरी शार्प होती है प्ले से, वो एक ही चीज़ को ना कई डिफरेंट तरीके से कर पाते हैं प्ले में। जो चीज़ हम उससे मतलब उसको हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हम उसको बोल के नहीं करवा सकते, लेकिन अब उसको हम खेल-खेल में कहेंगे ना, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा बच्चे, तो उसको भी ईज़िली वो कर लेता है। उससे बच्चों की क्या होती है, एबिलिटी जो एनालाइज़ करने की होती है, वो भी बढ़ जाती है। उनकी रीज़निंग पावर भी बढ़ जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है ना जो संपर्क मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन करने पे नहीं फैलती हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे टच होने पे नहीं फैलेंगी। और जो कम्युनिकेबल होती है ना वो टच होने पे ही फैलती है। जैसे किसी व्यक्ति ने खांस दिया, उसको कफ है सामने वाले पर्सन को, तो मुझे भी हो सकता है कोल्ड और कफ, तो नॉर्मली हमारी कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। तो यहाँ पे गैर संचारी पूछा गया है। खांसी हो गया, दिल का दौरा हो गया, खसरा या गलसूआ। तो जो खांसी है, खसरा है, गलसूआ, ये ना वायरल बीमारियां, प्रोटोजोआ, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब से फैलती ही फैलती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज में आती है, संचारी रोग में आती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, गैर संचारी रोग है। क्योंकि जो दिल का दौरा होता है ना वो हमारा संपर्क करने पे नहीं फैलता, बल्कि ये क्या होता है, जब जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, या डायबिटीज़, मधुमेह मतलब मोटापा ज़्यादा हो जाता है, इन सब सारी चीज़ों से ज़्यादातर दिल के दौरे का जो है हार्ट अटैक है, वो हार्ट स्ट्रोक वो आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following articles under the directive principles of state policy of the Indian Constitution is not directly related to children। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा
बच्चे से रिलेटेड नहीं है। तो आप लोग एक बार देखो, जो 48 है ना, 48 आर्टिकल में बोला गया है आप लोगों का 48 में आपका आता है कृषि, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये आर्टिकल नंबर 48 में आता है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग होते हैं ना, वो उनको कृषि और पशुपालन में बढ़ावा देना चाहिए। देन उसके बाद जो 47 आर्टिकल है ना, उसमें ये कहा गया है कि जो ओल्ड एज के हो गए या बच्चे हो गए या कोई ऐसा पर्सन हो गया जो काम तो कर सकता है लेकिन उसके पास वर्क नहीं है, तो उसको क्या करा जाएगा, उसकी उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मेनली आप लोगों का हो सकता है न्यूट्रिशन, आहार, आहार जिसको न्यूट्रिशन आप लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे न्यूट्रिशन का बोला जाता है। उनको दवाइयाँ हो, उनको अच्छा अच्छा स्तर मिले, जीवन स्तर अच्छा हो सके बच्चों का, या कोई भी हो, ओल्ड एज वाले हों, बच्चे हों, या जो भी स्टेट में ऐसे कैपेबल पर्सन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है या उस एज में नहीं है कि वो अपना कर सके, तो उनको न्यूट्रिशन दिया जाए अच्छा। कोल्ड और फीवर हो रखा है तो डिस्टर्ब हो रहा है बीच में में। न्यूट्रिशन का इसमें है, न्यूट्रिशन और मतलब अच्छा दवाइयों का हो सके। 41 जो है, 41 में ही वो बोला गया है कि अगर एजुकेशन प्रोविज़न हो बच्चों के लिए, जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दिया जाए, या जो भी कैपेबल नहीं है उसकी हेल्प करी जाए स्टेट के थ्रू। ये बात कही गई है 41 में, जिसमें बच्चे भी आते हैं। 42 है किसमें, जो आप लोगों की मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको मैटरनिटी लीव्स रिलीफ जो दिया जाता है, उसकी बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों से कनेक्टेड हो जाता है। मैटरनिटी लीव रिलीफ जो मिलती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मिलती है, तो वो बच्चे के कंसर्न के लिए ही दी जाती है। तो ये सारे जो तीनों हैं आप लोगों के बच्चों से कनेक्टेड है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं कनेक्ट है बच्चे से, इसमें कृषि और पशुपालन की बात करी गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन में सहकारी अधिगम का सिद्धांत क्या है। तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ना, इसकी ये तीनों ही प्रिंसिपल्स हैं। पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस होते हैं, इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन होता है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है सबकी, सकारात्मक रूप से सब क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मिलजुल कर मतलब काम करते हैं। एक काम उसने कर दिया, एक काम उसने कर दिया, तो उस पूरे वर्क को मिलाकर देखा जाता है, इंडिविजुअल नहीं देखा जाता।
समान स्तर पर सहकार्य होते हैं। तो सभी लोग इक्वल इक्वल करते हैं, वो यही बात कर रही है। ये इंटरेक्शन जो होता है इक्वल होता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। जब काम को अलग अलग बांटा गया है सबके बीच में, तो वो उसको अच्छे से करने की कोशिश करेगा और ये अपना अच्छे से, और फिर इन दोनों को मिलाकर एक पूरा वर्क देखा जाएगा, ये बात कही गई है। तो तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो आप लोगों का ये है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग, अभी ये डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं उस पे है, और जिसने ये 5 दिए हैं ना, उसमें से ये जो टोटल तो 5 हैं इसके, 5 में से 3 ये प्रिंसिपल्स हैं आप लोगों के, और 2 और हैं जिसको जॉनसन, एक मिनट, जॉन एंड जॉनसन, इन्होंने दिया है। इनके साथ कुछ लोगों ने वर्क किया था, तो इन लोगों ने मिलकर इसके 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं। आवश्यक तत्व जो होते हैं, जिसमें से 3 मुख्य सिद्धांत आपके प्रिंसिपल्स ये वाले हैं, तो याद रखिएगा आप लोग इनको। इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, पोषक तत्वों और उसके स्रोतों का निम्नलिखित में कौन सा संयोग सही नहीं है। जो उसका संयोजन है ना, वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है, वो बताना है आप लोगों को। प्रोटीन दाल से मिलता है, प्रोटीन राइस से मिलता है, हमें चावल से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट चीनी शुगर से मिलता है। ये फैट जो वसा होती है वो मक्खन से मिलता है। तो जो प्रोटीन होता है ना, वो दालों में भरपूर होता है, कहा भी गया है, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। कार्बोहाइड्रेट चीनी से मिलता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो फैट होता है वो हमें मक्खन से मिलता है। जो इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी है। चावल से हमें प्रोटीन नहीं मिलता, बल्कि इससे भी क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, लय, डिजाइन, गति और अभिव्यक्ति किस कला की आवश्यक तत्व है। तो आप लोगों को देखिए, पेंटिंग में संगीत, नृत्य, वास्तुकला। लय होती है, डिजाइन होता है, मूवमेंट्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, किस में देते हैं ज्यादातर, पेंटिंग में तो नहीं दी जाती, संगीत में भी नहीं दी जाती, वास्तुकला में भी नहीं दी जाती, बल्कि ये सब क्या है, डांस में है, जिसमें हम मूवमेंट्स, हाथ पैर, फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं, डिजाइन होते हैं, और क्या होती है, रिदम होती है, लय होती है, सारी चीजें ये नृत्य डांस में देखी जाती है। ये कला से रिलेटेड है। कला से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं, आगे हम पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। 13 है, यौवन के दौरान वृद्धि डैश में शामिल होती है। द ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन्वॉल्व्स रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, चेंजेस इन इंटरनल ऑर्गन साइज। तो क्या है, ये दोनों ही क्या होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऊंचाई, जब बच्चा अडोलसेंट प्यूबर्टी एज में जाते हैं ना, लड़की हो या लड़का हो, तो क्या होती है, उनकी हाइट अचानक से बढ़ जाती है, और उनका वेट भी क्या होता है, गेन होने लगता है, वजन में भी वृद्धि होती है। और उसके साथ साथ जो आंतरिक होते हैं ना, अंग होते हैं, उनमें भी क्या होता है, उनके जो आकार होते हैं, उनके साइज होते हैं ना, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें प्यूबर्टी एज पर देखने को हमें मिलती है। ज्यादातर जो गर्ल्स होती है ना, उनमें जो बोला जाता है प्यूबर्टी टाइम, वो 8 to 13 बोला गया है, और बॉयज में जो बोला गया है वो 12 to 16 बोला जाता है। तो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है ये भी, कि किसी बच्चे का, किसी लड़की का अच्छे टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, तो किसी का थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। ये देखने पे, ऑब्जर्व करने पे पता चलती हैं चीजें। तो आप लोग इस टाइम पीरियड को देख लेना। आसपास बहुत बार पूछ लेता है कि क्या पहले लड़कियों में प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं, या बॉयज में। तो फर्स्टली जो गर्ल्स होती है ना, उनमें ही प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं, बॉयज में थोड़े लेट होते हैं स्टार्ट ये।
तो ऑप्शन नंबर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है विच आर्ट मेनली रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप्स। कौन सी कला मुख्य रूप से विविध सामुदायिक समूहों के पारंपरिक कला रूपों को दर्शाती है? तो इसमें देखो, रीजनल आर्ट क्षेत्रीय कला, कैलीग्राफिक सुलेख कला, कॉन्सेप्चुअल आर्ट वैचारिक कला, या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अमूर्त कला। तो ये जो कैलीग्राफी होती है ना आप लोगों की, ये राइटिंग से होती है। बच्चे ने कितने अच्छे से कितना सजा के किस चीज को अच्छे से लिखा है उससे रिलेटेड होती है। कॉन्सेप्चुअल होता है कि कितना अच्छा आइडिया दिया है, क्या सोच दी है, उन सब चीजों से रिलेटेड होती है कॉन्सेप्ट वैचारिक कला। अब्स्ट्रैक्ट में होता है कि हम शेप्स का हो गया, डिजाइन्स हो गया, उन सबको यूज करके हम किसी को चीज को देख रहे हैं, कॉन्क्रीट ना देख के क्या कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट रूप में उसको हम देख रहे हैं, तो वो अब्स्ट्रैक्ट कला हो जाएगी। यहाँ पे सामुदायिक समूह की बोलिए तो क्या हो जाएगी, रीजनल आर्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। रीजनल में क्या होता है कि जो क्षेत्र होते हैं ना, अलग अलग बटे होते हैं रीजन, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा सबकी अलग अलग रिचुअल्स हो जाते हैं, थोड़े थोड़े दूर पे ही जो एरियाज पे डिपेंड होते हैं ना, उनके ही क्या होते हैं, इनके अलग रिलीजन्स हो जाएंगे। कोई यहाँ पे सिख है, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, तो इनके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोगों को रीजन्स में मिलेंगी देखने के लिए। कोई दूसरा त्योहार मना रहा है, कोई यहाँ पे दूसरे फेस्टिवल्स है, कोई सेम फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग इज करेक्ट। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही वाला कथन बताना हमें। नैतिक तर्क कर्ता न्योचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है, तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा जो लास्ट वाला आता है ना आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल वाला, उसमें आपका आ जाता है कि जो जो सही चीजें होती है ना, उसके अनुसार जो पर्सन होता है ना, वो डिसीजन लेता है कि सबके लिए इक्वल हो। कन्वेंशन लेवल होता है ना, पोस्ट कन्वेंशन, थर्ड वाला पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें ये देखा जाता है। इन्होंने लेवल कितने दिए, 3 दिए, और स्टेजेस कितनी दी हैं, 6 दिए। हर लेवल में 2 स्टेज आती है, तो 6 स्टेज है और 3 लेवल है, तो ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। तो वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 है उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था, तो नहीं जी, लिंग भेद से मुक्त नहीं था, बल्कि इन्होंने लिंग भेद को इनकी थ्योरी में देखा जाता है। और किसने क्रिटिसाइज किया था इनको, तो वो उनका नाम था क्या, कैरोल गिलिगन था। एक मिनट, ये कैरो गिलिगन, इन्होंने ना कोहलबर्ग, जो ये कोहलबर्ग थे, इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी जो थ्योरी दी थी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों को लिया था, लड़कियों को नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ लड़कों के जो परसेप्शन थे उनको जानने की कोशिश करी थी, लड़के किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, उनमें एक भी लड़कियां नहीं थी। तो उनका जो सिद्धांत था उसमें लिंग भेद हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, बिल्कुल करेक्ट है, और हमें करेक्ट वाला ही बताना है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन गतिविधि के आयोजन का चरण है? इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस होती है, ये तो प्लानिंग भी होती है। नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, कंडक्टिंग द
एक्टिविटीज़। तो आपका जो प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जाता है, पर्यावरण गतिविधि आयोजन में योजना भी बनाई जाती है, गतिविधि का संचालन भी होता है, बल्कि ये जो आपका है ना, प्रतिक्रिया पर विचार नहीं करना, ये गलत है। लास्ट में प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है कि किस तरीके से वो चीज़ें सही गई हैं, एक्टिविटीज़ किस तरीके से सही गई हैं या क्या रीज़न रहे हैं जिस कारण से वो अच्छी रिफ्लेक्टिव नहीं हो पाई हैं, तो ये गलत है। इसमें जो आपका देखेंगे ना, सेकंड नहीं, तीनों ऑप्शन आएँगे, ये वाले भी, ये वाला बस छोड़ देंगे हम। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ काउंट होंगे। देखो ऑप्शन नंबर किस में है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अक्टूबर 1937 में वर्धा आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो ये तो सबको ही पता होगा, 1937 का जो वर्धा स्कीम थी वो उसमें महात्मा गांधी ने रखी थी, जिसको हम नई तालीम भी बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, जिसमें 7 साल तक फ्री एजुकेशन की बात गांधी जी ने करी थी। हैंडीक्राफ्ट उन्होंने बोला था कि सभी बच्चों को हस्त कौशल सिखाया जाए ताकि वो शिक्षा के साथ कार्य कौशल भी सीख सके और अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए पैसे भी अर्निंग भी वो कर सके। तो ये बात उन्होंने इसी में करी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP द्वारा शुरू किया गया था। द एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम AEP in 2005 was launched by डैश। तो ये जो आपका था ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो थी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने करी थी 2005 में, और किसकी हेल्प से इन्होंने करी थी? तो एक नाको करके थे, नाको है ना, नाको प्लस मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के, इन दोनों ने मिलके स्टार्ट करा था 2005 में। HIV और एड्स जो होता है ना, उसमें एडोलसेंट में बच्चों को किस तरीके से उनको अवेयर किया जाए इन चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई थी, रिलेटेड थी कि बच्चों को जो एडोलसेंट है, मतलब मेच्योर हो रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, अच्छे से इनको जानकारी हो हर एक चीज़ के बारे में, तो इसलिए ये चालू करी गई थी। वैसे ये वाली जो स्कीम है ना, बहुत बड़ी है, इसकी PDF है मेरे पास एक, तो हो सके तो मैं उसको जल्दी ही टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि टेलीग्राम एक अलग से PRT वाले बच्चों के लिए क्रिएट किया जाए, जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके मॉक और ये सारी जो इम्पोर्टेंट PDF है वही शेयर करूँ मैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं वैसे टेलीग्राम चैनल क्रिएट करवा दूँ या एक आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकें, फालतू बातें नहीं वहाँ पे होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होंगी। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके मुझे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को दरवाजे के पास बैठाना चाहिए। हाँ, गेट के पास ही बैठाना चाहिए। अगर बच्चा कोई डिसेबल्ड है या उसको नीड है ना, तो उसको पास में बैठाना चाहिए, ताकि अगर क्लासरूम में कोई ऐसी इमरजेंसी हो या कुछ भी हो ना, तो बच्चे को निकालने में हेल्प हो, या बच्चे को ही कोई इमरजेंसी है तो वो ईज़िली निकल सके विदाउट किसी डिस्टर्बेंस या बाधा के, वो वहाँ से आराम से बाहर निकल सके। कार्य लिखते समय बच्चों को बोर्ड पर स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। सही बात है, जब हम लिखते हैं ना, तो बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से दिखना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उनको ऐसी सीट अरेंजमेंट करनी चाहिए ताकि उनको वहाँ से लिखा हुआ प्रॉपर दिखाई दे। ये नहीं कि किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कला प्रदर्शन करते समय बच्चों को पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए। हाँ,
ऐसा ही प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को इनफ स्पेस प्रोवाइड हो और इक्वली सारे बच्चे पार्टिसिपेट करके उसमें जो उनके डाउट्स हो उसको पूछ सके, कैसे क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें बच्चे आराम से देख सके, कंफर्टेबल होके खड़े हो सकें, देख सकें, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो तीनों जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए सीबीएसई के वर्तमान सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल है? तो सीबीएसई के जो अपर प्राइमरी स्कूल्स लेवल है ना, 6 to 8 आप कह सकते हैं, उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, एसपीएल, इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, तो ये तीनों ही शामिल। अगर आप 6th क्लास या 8th क्लास, 7th क्लास इस यहाँ की बुक्स देखेंगे ना एसएसटी वाली, तो उसमें ना सारी ये तीनों जो है ना वो सारे पढ़ाए जाते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कहीं न कहीं अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ऊपर हैं। कुछ क्वेश्चन्स बहुत ही ईज़ी हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा है तो आप लोग ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के 20 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल थे जो शायद मैं सोच सकती हूँ कि नहीं पता होंगे। एटलीस्ट 80 क्वेश्चन्स तो सभी के सही गए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके अपने जो स्कोर रहा है आप लोगों का ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट करिएगा। और दूसरा वाला चैनल परीक्षा दर्पण ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मैं धीरे-धीरे करवा दूँगी, आप लोगों के पेपर से पहले करवा दूँगी। और 2009 के हो सके ना तो मैं जो प्रीवियस ईयर है ना वहाँ पे ही स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि 55 प्लस में आपके प्रीवियस ईयर हैं पेपर्स जो हैं, तो एक साथ सॉल्व करवाना 30-30 मिनट्स में पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिस के लिए और विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करवा रही हूँ, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा। आप लोग 2x पे देखते होंगे मुझे भगा के, मुझे पता है इतनी स्पीड में आप लोग देखते होंगे। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप लोग उसको मेनली देख लेते होंगे, अदरवाइज़ तो मुझे 2x पे ही लगता है आप सब देखते होंगे स्पीड में पूरी। तो वहाँ पे मैं स्टार्ट करवा दूँगी 2009 वाले, और 2022 के जो हैं यहाँ पे हो जाएँगे, साथ-साथ में हो जाएँगे। तो फरवरी तक मैं सारे कंप्लीट करवा के उसके बाद अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज़ करवा दूँगी आप लोगों के, ताकि अच्छे से आप लोगों का हो सके और आप भी 90 प्लस गेन कर सकें। इतना तो आप लोग ईज़िली ला सकें। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। एजुकेशन स्पेयर जो है टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करिए और प्रेप स्मार्ट क्रैक फास्ट आप लोग बने रहिए एजुकेशन स्पेयर के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग हमारा चैनल, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू।